सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जैसे कि इससे पहले जो लेक्चर था वो बेस्ड था एक्सरे कैसेट्स पे, कि कैसेट कैसे होती है, कैसेट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर वर्क कैसे करती हैं, डिफरेंट साइजेस आपने वहाँ देखा होगा और डिफरेंट टाइप्स की साइजेस देखा, और फिर उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैसेट्स यूज़ की कि उनको कैसे हमने यूज़ किया, कहाँ पे क्या यूज़ होती है, वो सब चीज़ें आपने पीछे देखी। तो उसी में एक चीज़ था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी, किसमें, कैसेट में। तो वही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है आज थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता क्या है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है एक लेयर होती है। क्या होती है, ये भी एक लेयर होती है कैसेट में ही, जो क्या करती है, जो कन्वर्ट करती है किसको, ये कन्वर्ट करती है एक्सरे फोटॉन्स को लाइट फोटॉन्स में। किसको, एक्सरे फोटॉन्स को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करती है। कौन, हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। It is a layer which converts the X-ray photon into the light photons. That's known as intensifying screen. एक्सरे फिल्म में हमारे पास जैसे, फिर ये लाइट फोटॉन्स कहाँ जाते हैं, फिल्म में। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये पार्ट होता है किसका, कैसेट का। तो कैसेट में क्या कहें, कैसेट में दो चीज़ें होती हैं। मैंने बोला था कैसेट क्या करता है, दो चीज़ों को होल्ड करके रखता है, एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और दूसरा हमारा कैसेट। तो अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होता है, कैसेट के जो हमारी फिल्म है इसके ऊपर और नीचे और बीच में हमारे पास क्या होती है, फिल्म होती है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कैसेट। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर से क्या है, दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में क्या है, हमारी फिल्म। तो वही हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जैसे पीछे लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, फिल्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या है, अब क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एक्सरेज को लाइट फोटॉन्स में। जो ऊपर से एक्सरेज आ रही हैं ये क्या करेगा, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है ये कन्वर्ट करेगा इनटू द लाइट फोटॉन्स। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है ये बना होता है फॉस्फरस का। ये किसका बना होता है, फॉस्फर का। वो फॉस्फर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सरे फोटॉन्स को लाइट फोटॉन्स। फिर लाइट फोटॉन्स चले जाते हैं इस फिल्म में, फिर वो आगे देखेंगे उसको क्या करेंगे आगे। फिर ये जाता है लाइट फोटॉन्स कहाँ पे, एक्सरे फिल्म में। या एक्सरे फिल्म को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में, फिल्म भी। फोटो मीन्स लाइट। यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो ये लाइट फोटॉन्स होते हैं इन लाइट फोटॉन्स को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स में। कौन, एक्सरे फिल्म इनको कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे मैंने पीछे बोला था कि हमारे पास रीडर्स होते हैं, वो रीडर्स क्या करते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाई एनर्जी स्टेट में। तो हाई एनर्जी स्टेट से क्या होता है, ये एनर्जी लूज करता है उस टाइम में जब ये CR रीडर जो है इसको रीड करता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी लो एनर्जी स्टेट में तो चले जाते हैं, लेकिन जो एनर्जी लूज करते हैं वही एनर्जी लूज जो है करते हैं वो हमारे पास इमेज बनाते हैं। वो क्या, हमारे पास इमेज बनाते हैं। इन जो हमारे पास यहाँ पे जब ये एक्सरेज यहाँ पे चली जाती हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एक्सरेज हमारे पास पीछे से आई, एक्सरेज कन्वर्ट हुई लाइट फोटॉन्स में, लाइट फोटॉन्स कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस टाइम जब ये इमिट करेंगे एनर्जी इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट को जो है कौन आगे वो विजुअलाइज करे, रीड करेगा, हमारे पास एक PMT ट्यूब होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या है, वो सारे लाइट फोटॉन्स को की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है और हमारे पास एक डिजिटल इमेज देता है, और हमारे पास क्या है, एक विजिबल इमेज दे देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है इसके कुछ यूजेस हैं। जैसे कि आपको अगर यूज़ आए, MCQ में क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का फंक्शन होता है इनमें से कौन सा मेन फंक्शन होता है, तो आता है एक कन्वर्जन ऑफ एक्सरे इनटू लाइट फोटॉन्स। दूसरा वहाँ पे ऑप्शन होता है टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो हमारे पास अगर मेन फंक्शन इसका देखा जाए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड ही यहाँ पे ये जितनी भी इसमें कंटेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे। तो इसका मेन फंक्शन होता है टू रिड्यूस पेशेंट डोज। क्या करता है, ये पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। अब ये पेशेंट डोज को कैसे रिड्यूस करता है वो भी हम एक और लाइन में फिर देखेंगे कैसे।
अब ये जो है किस में यूज़ होता है, एक तो मूविंग पेशेंट्स के केस में और ब्रीदिंग मोशंस के केस में। कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं वो हिलते रहते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स बहुत बीमार होते हैं वो नहीं रह पाते हैं एक जगह, तो वो हिलते हैं, तो उस केस में भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या है यूज़फुल। और ब्रीदिंग मोशन, जैसे कि हम चेस्ट एक्सरे के केस में क्या बोलते हैं, पेशेंट को सांस रोकने के लिए, तो पेशेंट नहीं रोक पाते हैं सांस, उसकी वजह से क्या आते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है यूज़फुल होता है। अब मैंने बोला था कि ये जो रिड्यूस होता है पेशेंट डोज, ये क्यों होता है, क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है लो डोज पे वर्क करता है। लो डोज मतलब हमारा अगर केवीपी भी कम होगा, एमईएस भी कम होगा, तो ये उसमें भी हमारे पास क्या है, इमेज क्वालिटी अच्छी देता है। मीन्स क्या, हमारे पास अगर लो डोज देंगे तो हमारे पास पेशेंट डोज भी रिड्यूस होगा, और जब आप कम टाइम के लिए जब एमए भी कम करोगे, एमए मीन्स के कम जो टाइम के रिलेटेड हमारे पास होता है, तो जब आप ये भी कम करोगे मीन्स के आपका जो एक्सपोजर टाइम है वो डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो मूविंग पेशेंट के लिए भी यूज़फुल और ब्रीदिंग मोशंस के लिए भी ये क्या है, यूज़फुल। अब हम देखते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो है लेयर्स क्या क्या हैं। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है, इसमें आपको 4 तरह की लेयर्स दिखेंगी। कितनी? 4 तरह की लेयर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि सबसे ऊपर होगी प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होगी सबसे ऊपर? प्रोटेक्टिव लेयर, जो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इस फॉस्फर लेयर को। फिर हमारे पास आएगी फॉस्फर लेयर, फिर हमारे पास आएगी एक रिफ्लेक्टिंग लेयर, और सबसे नीचे हमारे पास क्या होती है, एक बेस लेयर। इसमें प्रोटेक्टिंग लेयर क्या करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर करता है प्रोटेक्ट इस फॉस्फर लेयर को। ये प्रोटेक्टिंग लेयर जो है हमारे पास लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट से बना हुआ होता है, ताकि ये जो है हमारे पास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब न करे, इजीली पास हो जाए। मींस कि ये रेडियोल्यूसेंट मटेरियल से बने होते हैं। फिर फॉस्फर आता है, जैसे मैंने बोला था फॉस्फर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सरे फोटॉन्स को इनटू द लाइट फोटॉन्स। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिंग लेयर। रिफ्लेक्टिंग लेयर का मैं आगे समझाऊंगा रिफ्लेक्ट क्या होता है। जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वापस किसी चीज़ को भेजना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब ऊपर से नीचे के लिए क्या आती हैं, लाइट फोटॉन्स आती हैं। कुछ जो है नीचे भी पास हो जाती हैं, कुछ क्या आती हैं बहुत नीचे भी आ जाती हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करता है, उनको इधर से वापस भेजता है ऊपर के लिए, ताकि वो भी क्या है, हमारे पास इमेज क्वालिटी में भी हेल्प करे। इससे नीचे आता है रिफ्लेक्टिंग लेयर के नीचे बेस लेयर। अब ये बेस लेयर क्या होता है, बेस लेयर जो है मैंने पहले भी बोला था, इसका यही फंक्शन होता है सपोर्ट देना। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी जो लेयर है सीक्वेंस वाइज आप बताओ लेयर्स के नाम, तो आपका है पहले प्रोटेक्टिव लेयर, फिर फॉस्फर लेयर, फिर रिफ्लेक्टिंग लेयर और फिर बेस लेयर। अब यही देखते हैं हम एक एक करके। जो रिफ्लेक्टिंग लेयर था, प्रोटेक्टिव लेयर था, वो क्या था। मैंने बोला प्रोटेक्टिव लेयर जो है, प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास बनी होती है लो एटॉमिक नंबर चीज़ों से या रेडियोल्यूसेंट चीज़ों से। प्लास्टिक भी हमारे पास क्या है, रेडियोल्यूसेंट है, और सेलुलोज पॉलीमर। तो दो चीज़ें आप याद रखोगे, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, रेडियोल्यूसेंट मटेरियल दोनों होते हैं। एक किसका, प्लास्टिक का, और दूसरा सेलुलोज पॉलीमर। इसकी थिकनेस जो है, इसकी और रिफ्लेक्टिंग लेयर की थिकनेस सेम होती है। आप यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिंग लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर दोनों क्या हैं, सेम साइज़ की। फास्फोरस क्या है, इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा है, और जो बेस लेयर है वो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, थिकनेस में है। वही मैं आगे बाद में समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 25 माइक्रोमीटर। क्या है ये, 25 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये होनी चाहिए थिन, मीन्स पतली होनी चाहिए और हार्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नरम हो और पीछे जो फॉस्फोरस है उसको डैमेज हो। ये थिन भी होनी चाहिए और हार्ड भी होनी चाहिए, ताकि ये क्या करे, फॉस्फोरस को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इसके बाद आता है हमारा फॉस्फर। फॉस्फर को हम बोलते हैं एक्टिव लेयर भी। क्या बोलते हैं, एक्टिव लेयर भी। ये जो है मेन लेयर होती है। कौन सी, अगर आपको पूछा जाए कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में मेन लेयर कौन सी होती है, तो आप बोलोगे उसमें कौन सी होती है, जो हमारे पास इसमें फॉस्फोर की लेयर होती है। फॉस्फोर लेयर क्या होती है, मेन लेयर होती है, जो कन्वर्ट करते हैं किसको, एक्सरे फोटॉन्स को लाइट फोटॉन्स में, जैसा मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था। अब इसकी जो हमारे पास थिकनेस होती है वो होती है 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 100 माइक्रोमीटर। कभी कभी आपको क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको मिल्स में पूछा जाता है कि इसकी थिकनेस इन मिल्स क्या है, तो आपको वो याद नहीं रखना है। आप बस ये कन्वर्जन याद रखो कि 1 मिल जो है 25 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपको 100 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना पड़े ये मिल्स में, तो आप क्या करोगे, फिर 25 × 4 कितना होता है, 100, मीन्स के 4 मिल क्या होगा,
100 माइक्रोमीटर के बराबर। अब ये जो होता है ये बना होता है फॉस्फर क्रिस्टल्स से। किससे बना होता है? फॉस्फर के क्रिस्टल्स से बना होता है। ये जो क्रिस्टल्स होंगे आइडर ये क्या हो सकते हैं? या तो पाउडर की फॉर्म में होंगे या कॉलम्स की फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? या तो पाउडर की फॉर्म में होंगे या कॉलम्स की फॉर्म में। पाउडर की फॉर्म में मीन्स ऐसे ऐसे डॉट डॉट जैसे होंगे। अगर कॉलम्स की फॉर्म में होंगे मीन्स कि ये कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से होंगे। ठीक है, ये कॉलम्स की फॉर्म में क्या हो गया? इस तरह से। ये हो गया पाउडर की फॉर्म में और ये हो गया कॉलम्स की फॉर्म में। अब ये जो पाउडर और कॉलम्स है इनको कौन बाइंड करके रखता है? इनको एक ये कंपोनेंट होता है बाइंड करके जो रखता है इनको, दैट इज जिलेटिन। जिलेटिन क्या करता है? इन क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ के रखता है। अब आपको याद रखना है कि जब ये एक्सरेज कन्वर्ट हो गई लाइट फोटॉन्स में, आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एक एक्सरे कितने लाइट फोटॉन्स इमिट करेगा, तो एक एक्सरे हमारे पास 800 टू 1000 लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। एक एक्सरे 800 टू 1000 लाइट फोटॉन्स क्या करवाएगा? इमिट करवाएगा। अब ये देखते हैं हम फॉस्फर लेयर जो हमारे पास होती है ये किस किस चीज़ से बनी हुई होगी। सबसे पहले आप याद रखोगे कैल्शियम टंगस्टेट। कैल्शियम टंगस्टेट का जो फार्मूला होता है दैट इज़ CaW होता है टंगस्टन। Ca हो गया कैल्शियम के लिए, W होता है टंगस्टन के लिए, और टंगस्टेट तब हो गया जब उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? O4 लगाते हैं यहाँ पे। अब कैल्शियम टंगस्टेट क्या करता है? यहाँ पे हमें दो तरह के कैल्शियम टंगस्टेट मिलते हैं। अगर आपको कैल्शियम टंगस्टेट चाहिए होता है तो आपको दो तरह से मिलता है, या तो नेचुरली मिलेगा या तो आर्टिफिशियल तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन नेचुरल वाला जो है वो लेस एफिशिएंट होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है एक्सरेज को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल कैल्शियम टंगस्टेट बनाते हैं। तो वो क्या है? वही मोस्टली यूज़ भी होता है। अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जो कैल्शियम टंगस्टेट है वो नेचुरली यूज़ होता है या आर्टिफिशियली यूज़ होता है, तो आप लिखेंगे कि ये आर्टिफिशियली जो है मोस्टली यूज़ होता है। अब ये जो कैल्शियम टंगस्टेट है हमारे पास कौन सी तरह की लाइट इमिट करता है? जैसे मैंने बोला एक्सरे से लाइट फोटॉन्स इमिट होती हैं, तो लाइट का कलर भी होता है। कौन सी लाइट बनाएगा? ये बनाता है ब्लू लाइट। कौन सी लाइट बनाता है ये कैल्शियम टंगस्टेट? ब्लू लाइट। और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? दैट इज़ 400 टू 450 नैनोमीटर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम टंगस्टेट है वो ब्लू लाइट इमिट करेगा और उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ 400 टू 450 नैनोमीटर। अब जो रेडियोग्राफी में है, रेडियोग्राफी में कैल्शियम टंगस्टेट को कहाँ यूज़ करते हैं? एज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो हमारे पास रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी में हमारे पास कौन सा यूज़ होता है? कैल्शियम टंगस्टेट एज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसी का एक और हम देखते हैं फॉस्फर में एक और टाइप है दैट इज़ रियर अर्थ फॉस्फर। मीन्स कि ये कहाँ से मिलेंगे? हमें डायरेक्ट अर्थ क्रस्ट वगैरह से ये आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा गैडोलिनियम वाला, गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड। गैडोलिनियम जो है गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड, गैडोलिनियम का जो फार्मूला होता है दैट इज़ Gd2 ऑक्सी। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन O2 और सल्फाइड का S। ठीक है, जैसे कैल्शियम टंगस्टेट ब्लू लाइट इमिट करता है, ये हमारे पास ग्रीन लाइट को इमिट करता है। इसकी जो हमारे पास होती है जो हमारे पास इसकी वेवलेंथ होती है दैट इज़ मोर देन किससे? कैल्शियम टंगस्टेट से। यहाँ पे कितना था? 400 टू 450, लेकिन यहाँ पे होता है 550 टू 540 टू 560 mm। अब इसमें लेकिन एक चीज़ ज़रूरत होती है, इसमें सेंसिटिव फिल्म ज़रूरी होती है। कौन सी फिल्म? इट रिक्वायर्स ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। इसके लिए ग्रीन सेंसिटिव फिल्म जो है वो ज़रूरी होती है। एक और टाइप इसी में आता है लेंथनियम ऑक्सीब्रोमाइड। ये दोनों किस में टाइप्स हैं? ये रेयर अर्थ में टाइप हैं। ठीक है, एक आपने देखा कैल्शियम टंगस्टेट, फिर आपने देखा था रेयर अर्थ में। रेयर अर्थ में एक गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड आया और दूसरा लेंथनियम ऑक्सीब्रोमाइड आएगा। लेंथनियम ऑक्सीब्रोमाइड, इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ LaOBr। ये भी क्या इमिट करेगा? ये भी हमारे पास इमिट करेगा ब्लू लाइट। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम टंगस्टेट ब्लू लाइट इमिट करता था, ये भी क्या करता है? ब्लू लाइट इमिट करता है। लेकिन जो हमारे पास गैडोलिनियम वाला था, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, वो इमिट करता था हमारे पास ग्रीन लाइट। कौन सी लाइट? ग्रीन लाइट। कितना वो था? 540 टू 560 नैनोमीटर। ये भी क्या करेगा? ब्लू लाइट को इमिट करेगा। अब जो मॉडर्न, जो हमारे पास मॉडर्न तरह के
कैसेट्स हैं उनमें जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, मॉडर्न या करंटली का मतलब होता है जो आज यूज़ होती हैं, तो हम यूज़ करते हैं उसमें रियर अर्थ फॉस्फर का। क्यों क्यों हम यूज़ करते हैं रियर अर्थ फॉस्फर का? क्योंकि इनकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ स्पीड। मीन्स स्पीड मतलब क्या होता है? मीन्स जो कन्वर्जन ऑफ एक्सरेज इनटू लाइट फोटॉन्स होता है उसी को बोलते हैं स्पीड। कितनी तेज़ी से वो एक्सरेज लाइट फोटोन में कन्वर्ट होते हैं उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीड। तो जो रियर अर्थ वाले होते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा स्पीड से क्या करते हैं, हमारे पास रियर अर्थ फॉस्फर क्या करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्सरे फोटॉन्स को इनटू द लाइट फोटॉन्स। अब हम अगर इनकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, जितनी हम थिक बनाएंगे वो लेयर जब थिक करोगे मीन्स के अंदर से फॉस्फर का कंटेंट भी ज़्यादा होगा। जितना फॉस्फर का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना वो क्या करेगा, एक्सरेज को तेज़ी से क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू द लाइट फोटॉन्स। ठीक है, मीन्स के इंक्रीज द थिकनेस, स्पीड भी इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज मीन्स कन्वर्जन जो हमारे पास होता है। तो अगर आपका जो थिकनेस होगी वो थिकनेस आपने इंक्रीज़ की तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई। अब आपको पूछा जाता है कि हाई स्पीड अगर आपको चाहिए, कन्वर्जन जो आपका अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए और लो स्पीड के लिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए। तो अगर आप हाई स्पीड चाहते हो कि आपका हाई स्पीड तेज़ी से कन्वर्जन हो एक्सरेज का लाइट फोटॉन्स में, तो आपकी जो थिकनेस होनी चाहिए दैट इज़ 150 टू 300 माइक्रोमीटर। कितनी? 150 टू 300 माइक्रोमीटर। और अगर स्लो स्पीड के लिए देखा जाए तो उसकी थिकनेस होती है 100 माइक्रोमीटर। अब आता है दूसरा सीजियम आयोडाइड। जैसे कि पहला आपने क्या देखा था, कैल्शियम टंगस्टेट, फिर रियर अर्थ फॉस्फर देखे आपने। अब आप देखोगे सीजियम आयोडाइड को। सीजियम आयोडाइड भी जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज फॉस्फर। सीजियम आयोडाइड से पहले मैं आपको जिंक कैडमियम सल्फाइड बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही कैल्शियम सीजियम आयोडाइड आया था। तो जिंक कैडमियम सल्फाइड जो है ये ओल्डर सिस्टम्स में था, पहले जो सिस्टम्स था उनमें ये यूज़ होता था। तो अब जब ये यूज़ होता था इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। मीन्स कि ये कम जो है उतना अच्छे से काम नहीं करता था, उतना ये बेटर नहीं था। तो उसके बाद हमने क्या हुआ, इसके बाद जो सीजियम आयोडाइड है इसने रिप्लेस किया जिंक कैडमियम सल्फाइड को। किसको? इसको रिप्लेस किया विद सीजियम आयोडाइड से। तो जो मॉडर्न हमारे पास डिटेक्टर्स हैं ये उनमें भी यूज़ होता है, लेकिन मॉडर्न जो डिटेक्टर्स होते हैं उनमें दो तरह के डिटेक्टर होते हैं। एक डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर होता है डायरेक्ट वाला, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन। तो ये होता है इनडायरेक्ट वाले के केस में, क्योंकि मैंने एक डिफरेंस बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो डिफरेंस होता है वो होता है फॉस्फर लेयर का। किसका होता है डिफरेंस? फॉस्फर लेयर का। वो मैंने आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो वाला लेक्चर भी है डिटेक्टर के नाम से। तो मॉडर्न डिटेक्टर्स में भी ये प्रेजेंट है, और ये जो है किसमें, फ्लोरोस्कोपी में भी यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कैल्शियम टंगस्टेट के बारे में आपको बताया था। कैल्शियम टंगस्टेट आपको क्या है, एज यूज़ करते हैं एज इमेज इंटेंसिफायर, लेकिन इसको कहाँ यूज़ करते थे, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। किसको? कैल्शियम टंगस्टेट को। लेकिन जो हमारे पास सीजियम आयोडाइड है इसको यूज़ करते हैं हम इमेज इंटेंसिफायर में। उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैल्शियम टंगस्टेट को, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे है इमेज इंटेंसिफायर, कहाँ? फ्लोरोस्कोपी के केस में। फ्लोरोस्कोपी के भी टॉपिक्स में आगे बनाऊंगा। अब ये जो सीजियम आयोडाइड है इट इज़ एक्टिवेटेड विद सोडियम। मीन्स के सोडियम आयोडाइड को हम एक्टिवेट किससे करते हैं, एक एलिमेंट है दैट इज़ सोडियम। तो अगर आपको आ भी जाए एग्जाम में कि द सीजियम आयोडाइड इज एक्टिवेटेड विद ऑफ द एलिमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम। अब जो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास ये फॉस्फर है, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज़ P4 एंड P43 एंड P45। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास फॉस्फरस के ही कुछ जो है शक्लें होती हैं, इसी की कुछ टाइप्स हमारे पास होती हैं। अब आपको याद रखना है जो ये P43 है ये ग्रीन लाइट इमिट करता है, और P45 जो है ये क्या करता है, ये इमिट करता है वाइट लाइट। किसको इमिट करता है? वाइट लाइट को। अब जो फॉस्फर आ गया, फॉस्फर के बाद क्या आती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर। मीन्स कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब आ जाएंगी नीचे लाइट फोटॉन्स। अब ये जो लाइट फोटॉन्स है, मान के चलिए आपकी ये एक्सरेज था, ये एक्सरेज किस पे आई, सबसे प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर के बाद ये चलेंगी फॉस्फर पे। अब ये जो फॉस्फर है ये जो अब ये लाइट फोटोन बनाएगा, तो ये जो लाइट फोटोन है कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे के लिए जाएंगे
इनको जो ये रिफ्लेक्टिंग लेयर है इनको वापस भेजेगा ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द फिल्म की तरफ भेजेगा, ताकि ये जो फिल्म है उनको फिर कन्वर्ट करेगा इनको इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है जो लाइट फोटॉन्स पीछे आ रहे हैं इनको ये रिफ्लेक्टिंग लेयर वापस भेजेगा टुवर्ड्स द फिल्म, ताकि जो लाइट फोटॉन्स है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। वही है जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को टुवर्ड द फिल्म। अब मैंने बोला था रिफ्लेक्टिंग लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर की जो थिकनेस होती है वो सेम होती है। प्रोटेक्टिव लेयर की कितनी थी 25 माइक्रोमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी 25 माइक्रोमीटर। ये बना होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड से। किससे बनता है ये, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से, जिसका केमिकल फार्मूला है TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। लास्ट पे हम पढ़ते हैं बेस। बेस जो हमारे पास होता है ये बना होना चाहिए, या तो मैंने पहले बोला था बेस किसका बना होता है, सेलुलोज, ट्राईएसीटेट, पॉलिएस्टर बेस, यही सारी चीज़ें मैंने बोला था। क्या उसमें कार्डबोर्ड होगा, पॉलिएस्टर होगा, प्लास्टिक वगैरह होगा, और हाई ग्रेड कार्डबोर्ड होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये होती है थिकेस्ट लेयर। थिकेस्ट लेयर पहले मैंने बोला था कि 2 लेयर्स तो सेम साइज़ की हैं, लेकिन फॉस्फोरस इन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है और बेस लेयर सबसे ज़्यादा है। वही मैंने बोला थिकेस्ट लेयर है और सपोर्ट का काम करती है। और अगर आपको पूछा जाए 3 क्वेश्चन अब यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए कि यहाँ पे जो थिकेस्ट लेयर है दैट इज़ बेस लेयर, और मेन लेयर और एक्टिव लेयर कौन से है, दैट इज़ फॉस्फोरस लेयर। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा कि जो इमेज इंटेंसिफायर में कौन सा टाइप का फॉस्फोरस यूज़ होता है, दैट इज़ सीजियम आयोडाइड। और जो आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में फॉस्फोर यूज़ होता है दैट इज़ कैल्शियम टंगस्टेट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ P43 एंड P45। अब जो है हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग पढ़ेंगे और लास्ट पे थोड़ी से कुछ स्क्रीन स्पीड और इंटेंसिफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने बोला एक्सरेज आएंगी वो फॉस्फोरस क्रिस्टल पे पड़ेंगी। किस पे पड़ेंगी, एक्सरेज आई फॉस्फोरस क्रिस्टल पे पड़ेंगी। ये क्या करेगा फॉस्फोरस क्रिस्टल, ये एब्जॉर्ब करेगा एक्सरेज को। ये क्या करती हैं, एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती हैं और कन्वर्ट करती हैं और इमिट करती हैं हमारे पास लाइट फोटॉन्स। क्या करते हैं, इमिट करते हैं लाइट फोटॉन्स। तो जब लाइट फोटॉन्स इमिट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस। अब ये फॉस्फोरेसेंस कब बोलेंगे और फ्लोरेसेंस कब बोलेंगे, जब इसको जो है 10⁻8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना, 10⁻⁻8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्जन में। किसकी कन्वर्जन में, एक्सरेज टू लाइट फोटॉन्स। जब इस कन्वर्जन में इतने से ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना, 10⁻8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारे पास है फ्लोरेसेंस। और जब कम टाइम लगेगा, कितना, 10⁻⁻8 सेकंड से कम टाइम लगेगा, तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस कब होता है। फ्लोरेसेंस हो गया जब 10⁻8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे, और फ्लोरेसेंस जो हमारे पास फॉस्फोरेसेंस हो गया जब आपको 10⁻⁻8 से कम टाइम लगेगा। आपके जो डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक मीन्स जो हमारे पास एक्सरे, उसमें कौन सा इन दोनों में से यूज़ होता है, वो यूज़ होता है हमारे पास कौन सा, फॉस्फोरेसेंस। क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, हमें कम से कम टाइम लगना चाहिए, इसलिए हमारे पास यूज़फुल कौन सा हमारे पास होता है, इसमें से फॉस्फोरेसेंस। अब आपका जो सिंगल एक्सरे है मैंने बोला था कितना इमिट करेगा, एक एक्सरे 800 to 1000 फोटॉन्स। और इसी को, इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इंटेंसिफिकेशन। जब आपका एक एक्सरे इतने सारे लाइट फोटॉन्स को इमिट करेगा, एक चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ हमारे पास बनाता है, इसी को बोलते हैं क्या, इंटेंसिफिकेशन। फिर ये लाइट फोटॉन्स कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं हमारे पास जो फिल्म होती है। फिल्म में कितने पार्ट्स हैं, फिल्म में 3 पार्ट्स हैं। फिल्म में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, एक इमल्शन, फिर बेस, फिर इमल्शन। ठीक है, जो इमल्शन लेयर्स हमारे पास 2 होती हैं, ये उस इमल्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, इमल्शन पे चले जाते हैं। अब या तो इमल्शन, या तो ये तो हो गए कौन सा डिटेक्टर, CR डिटेक्टर के केस में। दूसरे हमारे पास डिजिटल डिटेक्टर्स भी होते हैं। डिजिटल डिटेक्टर्स में लगे होते हैं फोटो डायोड। क्या लगे होते हैं, फोटो डायोड लगे हुए होते हैं उसमें। फोटो डायोड भी क्या करते हैं, इन लाइट फोटॉन्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ये क्या है, CR का, और ये है DR का,
जो हमारे पास कन्वर्जन है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, पीएमटी ट्यूब, जो सीआर रीडर होता है उसमें होता है पीएमटी ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। वो क्या करता है, इमिट करता है रेज को, कुछ लेज़र रेज हमारे पास इमिट करेगा, जिसके जो पड़ती हैं किस पे, वो इसी इमल्शन लेयर पे पड़ते हैं। तो इमल्शन लेयर क्या करता है, इमिट करता है लाइट को, क्या करता है, इमिट करता है लाइट को। इसी लाइट को बाद में क्या रीड करता है, ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, और हमारे पास एक इमेज दे देता है। अब आता है स्क्रीन स्पीड और इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। इंटेंसिफिकेशन फैक्टर मैंने क्या बोला कि एक एक्सरे से हमारे पास बहुत सारे लाइट फोटॉन्स निकलते हैं, तो वही हो गया स्पीड, वही होता है स्पीड, मीन्स कि किसकी कितनी स्पीड होगी। अब ये जो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर होता है, इसके लिए क्या होता है, एक्सपोजर ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या ज़रूरी होता है, जो एक्सपोजर होता है वो ज़रूरी होता है, या तो विदाउट स्क्रीन या विद स्क्रीन। आप क्या करोगे, पहले एक्सपोजर जब आप दोगे विदाउट स्क्रीन, स्क्रीन के बिना आप जो एक्सपोजर दोगे, और स्क्रीन के साथ जो आप एक्सपोजर दोगे, वही हमारे पास क्या आएगा, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। अब जैसे मैंने बोला था कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डोज कम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट डोज भी डिक्रीज होगा और हमारे पास स्पीड भी अच्छी खासी मिलेगी। तो विदाउट स्क्रीन, एक्सपोजर रिक्वायर्ड विदाउट स्क्रीन एंड एक्सपोजर रिक्वायर्ड विद स्क्रीन। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। अब जो ही मैंने बोला था, इंक्रीज करेंगे थिकनेस, किसकी थिकनेस, जो हमारे पास लेयर होती है फॉस्फर लेयर की थिकनेस इंक्रीज करोगे तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज होगी और एक्सपोजर भी क्या होगा, कम लगेगा। अब यहाँ पे जो ये स्क्रीन स्पीड है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है, मीन्स के फैक्टर्स ऑफ स्क्रीन स्पीड। सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ फॉस्फोरस यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला था टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस है, तो डिफरेंट फॉस्फोरस की क्या है, अपनी अपनी स्पीड होती है। फिर फॉस्फोर लेयर की थिकनेस, जैसे मैंने बोला ज़्यादा थिकनेस होगी तो ज़्यादा स्पीड, कम थिकनेस होगी तो कम स्पीड। क्रिस्टल साइज़, जितना क्रिस्टल का बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्जन भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर अगर होगी नहीं तो उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रिफ्लेक्टिंग लेयर नहीं होगी जो नीचे के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइट फोटॉन्स नीचे के लिए आए, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लेयर नहीं होगा तो ये वाले लाइट फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मीन्स के रिफ्लेक्टिंग लेयर भी यहाँ पे क्या करती है, स्पीड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। फिल्म स्क्रीन कंटैक्ट, अब ये फिल्म स्क्रीन क्या होता है, फिल्म स्क्रीन कंटैक्ट हो गया फिल्म और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अगर वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी। अब ये फिल्म स्क्रीन के लिए एक टेस्ट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पूछा जाता है इस फिल्म स्क्रीन कंटैक्ट जो है उसके क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं वायर मैश टेस्ट। कौन सा करते हैं हम, वायर मैश टेस्ट। अब ये वायर मैश टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास एक डिटेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपके पास कैसेट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बंडल ऑफ वायर्स रखते हैं ऊपर से, क्या करते हैं, बंडल ऑफ वायर्स रखते हैं ऊपर से, फिर क्या करते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं विद द एक्सरेज। फिर एक्सरेज को से एक्सपोज करने के बाद जब इसको रीड करते हैं, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो वायर मैश है, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म हमें दिखे सब जगह तो मतलब कि ये अच्छे से काम कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म ना दिखे ये वायर मैश की जो इमेज वहाँ पे बनेगी तो इसका मतलब हमारे पास डिटेक्टर में क्या है, अफेक्ट है। तो हमें डिटेक्टर को इसके केस में क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा है, वायर मैश टेस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।